एसपी साहब एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए अपना भेष बदल लेते हैं। एसपी साहब कुर्ता पहन लेते हैं, लुंगी पहन लेते हैं, सिर के ऊपर एक गोल मुसलमानी टोपी लगा लेते हैं, आंखों में सुरमा लगा लेते हैं और शरीर के ऊपर इत्र छिड़क लेते हैं। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई न कोई मुसलमान ही है। कोई भी व्यक्ति उन्हें देखने के बाद ये नहीं कह सकता था कि ये मुसलमान नहीं है। और अपना भेष बदलने के बाद कुछ अपने सिपाहियों को सिविल ड्रेस में लेते हैं और उन्हें कुछ हिदायतें दे करके उन्हें अपने साथ ले करके मंडी में पहुंच जाते हैं। मंडी में जाने के बाद वो कुछ लोगों से पूछते हैं कि हाजी रहमान कौन है, हाजी रहमान कहाँ रहता है। तो पहले तो कुछ लोग बताते नहीं हैं, कतराते हैं। उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, हाजी रहमान को किस लिए ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं व्यापार के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, उनसे कुछ बातचीत करना है। जब वहाँ के लोग जो उन्हीं के गुर्दे होते हैं, उस मंडी में उन्हीं के गुर्दे छाए होते हैं, उसी हाजी रहमान के गुर्दे होते हैं, जब वो ये बातें सुनते हैं तो सीधे उनको एसपी साहब को हाजी रहमान के पास लेकर के जाते हैं। एसपी साहब जब हाजी रहमान के पास पहुंचते हैं तो हाजी रहमान उनको देख करके कहता है, हाँ बोलो कौन हो, किस लिए आए हो। एसपी साहब कहते हैं, पहले दुआ सलाम करते हैं और कहते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं दूसरे देश में काम करता था, अब अपने देश में आया हूँ और मैं यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, मुझे कुछ सुझाव दीजिए, मेरे लिए कोई एक अच्छा बिजनेस करवा दीजिए। हाजी रहमान कहता है, इसके लिए तुम मेरे पास क्यों आए हो। एसपी साहब कहते हैं कि मुझे आपके बारे में कुछ लोगों ने बताया है कि हाजी रहमान साहब से मिलिए, बिजनेस के सबसे बड़े गुरु हैं यहाँ के, आपको अच्छा से अच्छा बिजनेस करवा देंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो हाजी रहमान हंसता है, कुटिलता से मुस्कुराता है और कहता है कि बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें, किस टाइप का बिजनेस करना है। तो वो कहते हैं, एसपी साहब कहते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा धंधा करूँ। तो हाजी रहमान कहता है कि सब्जियों का कर लो, फलों का कर लो, मुर्गी मछली और बकरियों का कर लो, मीट मच्छी का कर लो, जो भी बिजनेस करना चाहते हो कर लो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जैसा बिजनेस चाहोगे वैसा मैं बिजनेस करवा दूंगा, लेकिन हर बिजनेस में एक मेरा टैक्स बंधा हुआ है। तुमसे हर बिजनेस में हर दिन मुझे 1000 रुपये का टैक्स चाहिए, चाहे तुम कितना भी कमा लो, चाहे तुम अपने बिजनेस से लाखों रुपए कमाओ, लेकिन मुझे 1000 रुपये तुमसे चाहिए। जब एसपी साहब उसकी 1000 सुनते हैं तो कहते हैं कि बिजनेस मैं करूँगा, काम मैं करूँगा और 1000 रुपये आप किस बात का लेंगे। हाजी रहमान कहता है कि आप तो नए हो इसलिए मैं आपसे 1000 रुपये मांग रहा हूँ, यहाँ पर पुराने जितने व्यापारी हैं उनसे 2-2 4-4 हज़ार रुपये हर दिन का लेता हूँ। किसी से भी पता करना है पता कर लो, और तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो तुम्हें ये 1000 रुपये मुझे डेली देना ही पड़ेगा। एसपी साहब जब उसकी बातें सुनते हैं तो एसपी साहब क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि पैसा मैं लगाऊंगा, काम मैं करूंगा और तुम्हें 1000 रुपये किस चीज़ का दूंगा, तुम तो ये दरिंदगी कर रहे हो, तुम तो ये दादागिरी कर रहे हो। जैसे ही एसपी साहब बोलते हैं वो उखड़ जाता है आंखें लाल करके और कहता है कि अपने मुंह को बंद कर ले, जबान को बंद कर ले, नहीं तो तेरी जबान खींच लूंगा अभी। जब एसपी साहब को जैसे ही ये उल्टी बातें करता है, एसपी साहब उसके बाजुओं को पकड़ लेते हैं और बाजुओं को जैसे ही पकड़ करके एक थप्पड़ उसके गाल में जड़ देते हैं। और जैसे ही गाल में, ये उनका इंडिकेशन था, उनके साथ जो सिपाही आए हुए थे उनको ये बताया गया था कि जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और एक थप्पड़ में उसे जड़ूंगा, वैसे ही तुम लोग एक्टिव हो जाना, तैयार हो जाना, आगे कुछ भी होगा उसके गुर्गे आकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम लोग एक्टिव हो जाना। और जैसे ही वो एक थप्पड़ मारते हैं, एक थप्पड़ मारने के बाद लगातार 2-3 थप्पड़ और उसको जड़ देते हैं। उसके गुर्गे जो हाजी रहमान के जो चेले चपेटे थे वहाँ पर मंडी में, वो सारे इधर उधर जो बैठे हुए थे सब भाग करके और आ करके एसपी साहब को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एसपी साहब के जो सिपाही होते हैं जो सिविल ड्रेस में उसी मंडी में इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिनको कोई नहीं जान पाता है, वो भाग करके आकर के सारे गुर्गों को पकड़ लेते हैं और सारे गुर्गों की लात घूसे से पिटाई शुरू हो जाती है। उधर एसपी साहब हाजी रहमान को पकड़ करके और अपने पैकेट में रखे हुए अपने लुंगी और कुर्ते में छुपाए हुए हथकड़ी को निकाल करके उसके हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। हथकड़ी लगाने के बाद उसे मंडी से घसीट करके पैदल ही थाने की तरफ लेकर के चल देते हैं। मंडी में हाहाकार मच जाता है, हंगामा मच जाता है। जो भी देखता है वो कहता है कि अरे
इतना तेज और इतना ईमानदार पुलिस अफसर तो हमने देखा ही नहीं कि हाजी रहमान के ऊपर हाथ डाल दे। हाजी रहमान तो यहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। इसके तो पुलिस और नेता वगैरह सब इसके पैकेट में रहते हैं। हर लोग अब दांतों तले उंगली दबा रहा था कि इतना ईमानदार पुलिस ऑफिसर तो आज तक हमने देखा ही नहीं। और एसपी साहब उसे घसीटते हुए सबके सामने सबको दिखाते हुए कि सबके दिलो दिमाग में जो इसका भय है वो भय निकल जाए, उसे घसीटते हुए लेकर के जा रहे होते हैं। उसके जो बुर्गे थे, जो उसके साथ उसके चेले चपेटे थे, उसको पुलिस वाले जो उनके साथ थे वो पकड़ करके और सभी को लेकर वहाँ पर जो गाड़ी लेकर के आए होते हैं उस गाड़ी में डाल करके वो लेकर के चले जाते हैं। और एसपी साहब उसको घसीटते हुए थाने में लेकर के जाते हैं, जहाँ वहाँ पर सुनने वाले देखने वाले जो रोड के आसपास जो उस मंडी के आसपास थे सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी त्रासदी से वहाँ पर सारे लोग, सारे किसान, सारे व्यापारी, सारे त्रस्त थे। उसका डर लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ था, हर आदमी को परेशान करता था, हर आदमी से पैसे लेता था। वहाँ पर धंधे करने वाले लोगों से एक टैक्स बांध करके रखा था। इस वजह से लोग काफ़ी दुखी थे। और जब देखते हैं कि वो इस तरह से घसीट करके जा रहा है तो लोग बहुत ही शांति का अपने आप को महसूस करते हैं, बहुत खुश होते हैं। एसपी साहब उसे थाने में लेकर के जाते हैं और जैसे ही वो थाने में जाता है लोगों का फ़ोन आने लग जाता है। कहीं कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई आईजी, डीआईजी लगातार फ़ोन करने लग जाते हैं और कहते हैं कि किसने पकड़ा उसको। हाजी रहमान एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके ऊपर हाथ लगाने की हिम्मत किसकी हुई। तभी वो जो दरोगा फ़ोन उठाता है वो कहता है कि मैंने नहीं उठाया, एसपी साहब ने, मैंने उसको उठाया है, एसपी साहब ने उसको पकड़ा है। आईजी साहब का फ़ोन आता है, आईजी साहब कहते हैं कि एसपी से बात कराओ। एसपी साहब फ़ोन उठाते हैं, एसपी साहब को कहते हैं आईजी साहब कि तुमने क्यों उसको उठाया, क्या तुम्हें अपने जान से प्यार नहीं है, तुम्हें अपने जान का मोह नहीं है, क्या तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है। वो तो एक व्यापारी है, व्यापार करता है, वो कोई गलत काम नहीं करता है, वो एक क्रिमिनल नहीं है, उसको छोड़ दो। एसपी साहब कहते हैं कि आपको भी पता है कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है और कितना बड़ा गलत काम करता है, मुझे भी पता है, इस शहर और इस कस्बे के, इस गांव के सारे लोगों को पता है कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है और किस तरह से क्या काम करता है। वो पैसे गरीबों से लूटता है और आप लोगों के पैकेट को भरता है। आप जैसे पुलिस अफसरों को और यहाँ पर जितने नेता, विधायक और सांसद हैं उनके इलेक्शन में दबा करके वो पैसे देता है। इसलिए आप लोग उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। लेकिन मैंने उसको रंगों हाथ पकड़ा है, इसलिए चाहे कोई भी कितना भी कोशिश कर लेगा, आप जहाँ तक जोर लगाना है लगा दीजिए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आईजी साहब उसे कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। एसपी साहब कहते हैं आपको जो करना है, जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए, लेकिन मैं अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद एसपी साहब आईजी का फ़ोन काट देते हैं और काटने के बाद उसे फिर 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, लात घूसे लगाते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं इसको अंदर बंद करो और इसको इतना मारो कि इसकी जो रूह पसलियाँ हैं सारी की सारी रोने लग जाएं, ये कांपने लग जाए और दोबारा ज़िंदगी में कभी भी ऐसा काम करने के लिए पहले थरथराने लग जाए। दोस्तों, उसे खूब पीटा जाता है, थाने में खूब कूटा जाता है। हाजी रहमान रोता रहता है, चिल्लाता रहता है और कहता रहता है कि मुझे माफ़ कर दो एसपी साहब, मैं अब गलती नहीं करूँगा। पहले तो काफ़ी दरिंदगी दिखाता था, पहले जब उसको पकड़ कर ले जा रहे थे तो काफ़ी रोब दिखा रहा था और कह रहा था कि मैं 2 मिनट में छूट जाऊंगा, तेरे जैसे एसपी मेरे पैकेट में चलते हैं, अभी आईजी को, डीआईजी को और यहाँ के विधायक और सांसद को फ़ोन लगाऊंगा, तेरे पास ऐसे फ़ोन आएंगे कि तू कांप करके छोड़ देगा। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि ये जो एसपी है ये किसी के बाप का नौकर नहीं है और ये किसी की कोई भी बात सुनने वाला नहीं है, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, एसपी साहब अपनी ईमानदारी पर ही चलने वाला है और ये ऐसे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद क्या क्या होता है इस कहानी में, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कौन कौन फ़ोन करता है और क्या क्या एसपी साहब को झेलना पड़ता है, कितनी परेशानियों के साथ एसपी साहब आगे बढ़ते हैं और अंत में इस दरिंदे को सज़ा दिला करके मानते हैं। आगे बहुत कुछ होने वाला है। इस सारी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी को पूरा विस्तार से। दोस्तों, बिहार का एक जिला पड़ता है किशनगंज, जो कि नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है और इसी किशनगंज में एक थाना लगता है और इसी थाने के अंतर्गत एक मंडी लगती है।
उसी मंडी में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हाजी रहमान। हाजी रहमान एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल और एक दरिंदे टाइप का आदमी होता है। उस मंडी में उसका रुतबा होता है। उस मंडी में अगर एक तिल भी हिलता था तो उस हाजी रहमान के बिना नहीं हिलता था। हाजी रहमान उस मंडी का रेट तय करता था। उस मंडी में जो किसान अपना सामान लेकर के बेचने के लिए आते थे वो हाजी रहमान के तय किए गए रेट के हिसाब से ही बेचा जाता था। वहां से खरीद बिक्री सारी चीजें हाजी रहमान के अनुसार होती थी। हाजी रहमान एक बहुत बड़ा आदमी था। सिर्फ और सिर्फ वो मंडी ही नहीं चलाता था बल्कि उस जिले को चलाता था, वहां पर उस कस्बे को चलाता था, वहां की जो थाने पुलिस थी, वहां सांसद विधायक थे, उनको चलाता था। वो हाजी रहमान वहां के पुलिस को, वहां के सांसद विधायकों को अपने पैकेट में लेकर के घूमता था, क्योंकि हर चीजों में हर जगह हाजी रहमान उनको पैसे देता था। हर पुलिस वालों को हर थाने पर उसका पैसा बटा हुआ था, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे थाने का दरोगा हो, हर आदमी को वो हफ्ता देता था। और इसी वजह से वो अपनी मंडी में अपनी मनमानी चलाता था। और सिर्फ मंडी में नहीं, मंडी के बाहर भी उसकी मनमानी चलती थी। कोई भी सामान हिंदुस्तान से अगर उसे नेपाल में भेजना होता था तो आसानी से उस बॉर्डर के थ्रू वो नेपाल में भेज देता था। कोई भी सामान अगर नेपाल से लाना होता था वो आसानी से उसका सारा सामान हिंदुस्तान में नेपाल से आ जाता था। इसलिए इतनी उसकी पावर थी, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं था, कोई भी टोकने वाला नहीं था। वो अपने पैकेट में कहते हैं कि उस शासन प्रशासन को लेकर के घूमता था। दोस्तों, हर तरह के क्राइम केसेस में वो इन्वॉल्व था। वहां पर जो गरीब किसान रात दिन मेहनत करके अपना अनाज उगा करके और सब्जी मंडी में बेचने के लिए लेकर के आते थे, और उस सब्जी मंडी में जब वो बेचने के लिए आते थे तो इसी के गुर्गे वहां पर बोली लगवाते थे और उसका रेट फिक्स करता था हाजी रहमान। उन किसानों को छोटी सी रकम दी जाती थी, उनका काफी जितने का उनका सामान होता था काफी कम पैसे में उनका सामान ले लिया जाता था, और ये हाजी रहमान काफी ज्यादा पैसे में उसको बेचता था। और जो उसमें से जो कमाई होती थी वो शासन प्रशासन के जितने पुलिस के अधिकारी या जो भी है सबके पैकेट में हफ्ते के तौर पर वो बांटता था, जिसके वजह से कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस मंडी के आसपास के उस जिले के लोग इससे काफी त्रस्त थे। उस जिले के किसान रो रहे थे और हमेशा यही सोचते थे कि कब तक इस क्राइम से हम लोग ऐसे ही निपटते रहेंगे, कब तक हमारा मेहनत किया हुआ, जो हम साल भर मेहनत करके अपने पैसे रुपए लगा करके खेती बाड़ी करेंगे और मंडी में लेकर के जाएंगे तो हमारे अनाज के साथ, हमारी सब्जियों के साथ इस तरह का होगा कि हमें हमारा लागत भी नहीं हमको वापस हो पाएगा, और हम कब तक इसके चुंगल में ऐसे ही फंसे रहेंगे। सारे किसान रोते रहते हैं। जितने भी व्यापारी होते हैं जो मंडी में अपना व्यापार करते हैं वो भी काफी दुखी होते हैं। हमेशा यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति, हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सामान दूसरे जगह से ले आकर के बेच रहे हैं, यहाँ से सामान खरीद कर दूसरे जगह भेज रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजों का रेट तय हाजी रहमान यहाँ पर बैठ करके कर रहा है, और हम लोगों के पैकेट में कुछ भी प्रॉफिट नहीं आता, सारा प्रॉफिट अपने पैकेट में रखता है। व्यापारी त्रस्त थे, वहां के लोग जो साधारण लोग थे, किसान त्रस्त थे, वहां की पब्लिक त्रस्त थी। हर व्यक्ति रो रहा था और सोच रहा था कि कोई तो कोई ऐसा व्यक्ति आए कि इस दरिंदे से हम लोगों को छुटकारा मिले। लेकिन वो दरिंदा इतना विकट दरिंदा था, इतना भयानक था कि उसने वहां के शासन प्रशासन को भी अपनी जेब में लेकर के घूमता था, हर व्यक्ति तक पैसे पहुंचाता था, और अगर व्यक्ति कोई इसके खिलाफ मुंह भी खोलता था तो उसको मरवा दिया जाता था। कोई भी अगर थाने में गलती से कोई व्यक्ति जाकर के इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा देता था तो कंप्लेन पहले तो दर्ज नहीं किया जाता था, और गलती से अगर कंप्लेन दर्ज भी हो जाए तो तुरंत हाजी रहमान को फोन किया जाता था कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुआ है, और हाजी रहमान के गुर्गे उस व्यक्ति के पास जाते थे। या तो अगले दिन से वो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं मिलता था या उसके साथ कुछ और कर दिया जाता था। इतनी त्रासदी थी उस किशनगंज जिले में इस व्यक्ति के वजह से। लोग त्रस्त थे, लोग परेशान थे, लोग बैठ करके अपने घरों में रोते थे कि इस व्यक्ति से कब छुटकारा मिलेगा, कब हम लोग अपनी खुली हवा में सांस लेंगे, कब हम लोग अपनी मनमर्जी का करेंगे, क्योंकि हर जगह उसके गुर्गे, हर जगह उसके लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जो किशनगंज जिले की जो बहु बेटियां थी वो भी सेफ नहीं थी। इसके गुर्गे, इसके लोग
जिसके ऊपर इनका दिल चाह जाता था, जिसके ऊपर इनका दिल आ जाता था, उसको रातों रात उठवा लिया जाता था और ये अपनी वासना पूरी करने के बाद फिर वहां पर ले जाकर के छोड़ दिया जाता था। किसी को खत्म कर दिया जाता था, किसी को मरवा दिया जाता था और किसी के ऊपर अगर रहम किया जाए तो उसके ले जाकर के छोड़ दिया जाता था। इतनी दरिंदगी थी, लोग त्रस्त थे और सोच रहे थे कि भगवान कुछ न कुछ इसके लिए किया जाए। लेकिन तभी वहां पर एक नए एसपी साहब पोस्टेड होते हैं और जब एसपी साहब की पोस्टिंग वहां पर होती है तो वहां के जो लोग व्यापारी होते हैं, किसान होते हैं, वो सामने तो नहीं आते क्योंकि उसका इतना खौफ था, लेकिन वहां पर एसपी ऑफिस में जो लेटर बॉक्स होता है उसमें लगातार लेटर पढ़ने लग जाते हैं। और जब एसपी साहब उस लेटर को पढ़ते हैं, हमेशा जब देखते हैं तो देखते हैं कि एक ही व्यक्ति है जिसकी वजह से ये पूरा जिला त्रस्त है। यहाँ के व्यापारी त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, यहाँ के साधारण व्यक्ति जो हैं वो त्रस्त हैं, यहाँ की बहू बेटियां त्रस्त हैं। हर व्यक्ति इस एक व्यक्ति की वजह से परेशान है। कौन है इतना पहुंच वाला व्यक्ति जिसके ऊपर आज तक शासन प्रशासन ने अपना हाथ नहीं लगाया? वो पढ़ने के बाद अपनी एक टीम बनाते हैं और सीधे उस किशनगंज थाने में जाते हैं। थाने में जाकर के कहते हैं कि पूरी एफआईआर और रजिस्टर निकालो, जितनी क्राइम केसेस की रजिस्टर्स हैं वो पूरे निकालो। सारी चीज ढूंढते हैं, उस हाजी रहमान के खिलाफ एक भी केस नहीं मिलता है, एक भी एफआईआर नहीं मिलता है। एसपी साहब परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके खिलाफ डेली मेरे लेटर बॉक्स में 20-20, 40-40 लेटर पड़े होते हैं और उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है, उसका कहीं रजिस्टर में कोई एंट्री ही नहीं। वहां के पुलिस वालों को इकट्ठा कर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग इसके दबाव में काम कर रहे हो और तुम्हारे ऊपर के भी कुछ अधिकारी हैं जो तुम्हें दबाव दे रहे होंगे और इस वजह से तुम इसका केस रजिस्टर नहीं किए और इस दरिंदे को अभी तक तुम लोगों ने खुला छोड़ रखा है। मुझे पता है कि इसके क्राइम केसेज की एक लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है जिसको छुपाया जा रहा है और इस छुपाने में तुम सब शामिल हो, तुम सब गद्दार हो। और इस तरह की वो बातें कहते हैं कि वहां पर कुछ एक दो ईमानदार आदमी होते हैं, उनका जमीर जाग जाता है और एसपी साहब को सारी बातें वो बता देते हैं कि हजूर, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ पर जो ऊपर के अधिकारी आईजी डीआईजी हैं वो अपना फोन करके वो कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी क्राइम केसेस रजिस्टर नहीं होगी। अगर कोई एफआईआर करवाना चाहता है तो उसको मरवा दिया जाता है और अगर गलती से एफआईआर किया भी जाता है तो ऊपर के अधिकारी आईजी डीआईजी का फोन आ जाता है और कहा जाता है कि उसके एफआईआर को फाड़ करके फेंक दिया जाए। इस तरह के यहाँ पर होता है। जब एसपी साहब ये बातें सुन लेते हैं तो वहां से सीधे एक टीम बना करके और सिविल ड्रेस में मंडी के आसपास भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में उसका एक एक चीज, जो भी उसकी क्राइम केसेज हैं, एक एक चीज का लिस्ट मुझे चाहिए कि वो क्या क्या करता है, वो सारी चीजें मुझे लेकर के आओ। वो टीम एक हफ्ते जाकर के उसके आसपास, उसके घर, दुकान, मकान, उसके जिले, उसके गांव में सारी चीजें जब सब कुछ पता करती है तो एक लंबी चौड़ी उसकी क्राइम की लिस्ट तैयार हो जाती है और उसको ले आकर के वो एसपी साहब को देते हैं। एसपी साहब जब देखते हैं तो एसपी साहब का रोआ कांप जाता है, एसपी साहब की टांगे कांपने लग जाती है कि इतना बड़ा क्राइम करने वाला व्यक्ति और आज तक खुला घूम रहा है, इसके ऊपर कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं है। एसपी साहब तुरंत जो उनके अंडर में 4-5 थाने आ रहे थे, उन 4-5 थानों के पुलिस वालों को, जो दरोगा इंस्पेक्टर वगैरह सबको इकट्ठा करते हैं, एक मीटिंग बैठाते हैं और उस मीटिंग में कहते हैं कि सब अपना अपना मोबाइल फोन लेकर के आना। सबका मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाता है, उनका मोबाइल फोन ले लिया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पास दूसरा भी जिसके जिसके पास मोबाइल फोन है वो मोबाइल फोन दे दो, सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद ये पूरा मोबाइल फोन तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मैं एक मिशन पे आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। एक मिशन हम लोगों को सॉल्व करना है और उसके लिए ये मोबाइल हमारे पास रहेगा। जब तक हम लोग का मिशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक कोई भी मोबाइल से किसी से बात नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई मोबाइल गलती से होगा और आप अगर किसी से बात कर लिए और मुझे वो चीज पता चल जाएगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको नौकरी से बर्खास्त करके रखूंगा। ये ख्याल रख लेना। जो पुलिस वाले होते हैं वो कांपने लग जाते हैं कि बहुत सख्त एसपी साहब आ गए हैं और जिसके पास दूसरी भी मोबाइल फोन होती है सारे लोग जमा करवा देते हैं। लेकिन एसपी साहब ये नहीं बताते हैं कि मिशन क्या है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि मिशन क्या है, लेकिन एसपी साहब कुछ नहीं बताते हैं। कुछ ईमानदार पुलिस वाले जो थे उसमें से उनको छांटते हैं, पहले उनसे हाथ खड़ा करवाते हैं कि कौन कौन इस मिशन में मेरे साथ देने वाला है, क्योंकि ये मिशन बहुत खतरनाक है। इसमें आप लोगों की जान भी जा सकती है, किसी की भी जान जा सकती है, मेरी भी जान जा सकती है। कौन कौन तैयार है इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए? तो कुछ पुलिस वाले जो ईमानदार होते हैं वो हाथ खड़ा करते हैं
और जो हाथ खड़ा करते हैं उनको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। ऐसे तकरीबन 100 से ज्यादा पुलिस वालों को अपनी टीम में शामिल कर लिया जाता है और उन्हें गाइडेंस दिया जाता है कि आप सिविल ड्रेस बना लीजिए और खास तौर से कोशिश करिए कि मुसलमानी ड्रेस में रहिए। सिविल ड्रेस कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन कुर्ता पैजामा अगर वो हो तो और भी बेटर होगा। जितने भी पुलिस वाले थे सब सिविल ड्रेस कर लेते हैं, कुर्ता पैजामा वगैरह कर लेते हैं और एसपी साहब के निर्देश के अनुसार इंतजार करने लगते हैं। एक तय तिथि पर एसपी साहब उनको बताते हैं कि आज हमारा मिशन शुरू होगा और एक टाइम दे दिया जाता है। उस टाइम पर एसपी साहब अपनी पूरी टीम को लेकर के और उस मंडी में पहुंच जाते हैं, जिस मंडी में हाजी रहमान अपना सारा क्रियाकलाप करता था, जिस मंडी से उसकी सारे बिजनेसेज रन करते थे, सारी दरिंदगी होती थी, जहां से हर तरह के अवैध धंधों को कायम किया जाता था, चाहे वो सब्जी बेचना, चाहे फ्रूट बेचना हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज उसी मंडी से होता था। इवन दो वहां से लड़कियों की भी सप्लाई होती थी, वहां से उसी सब्जी के थ्रू हथियारों की सप्लाई होती थी। उसी सब्जी के जो बोरे होते हैं उसी में हथियार और नशे की चीजें, नशीली चीजें उसी में अंदर डाल करके और हिंदुस्तान से नेपाल भेजा जाता था। नेपाल से कुछ चीजें उस सब्जी मंडी में ऐसे ही आती थी। मतलब हर तरह की गलत गतिविधियां उस सब्जी मंडी के थ्रू ही होती थी। दोस्तों, एसपी साहब अपनी टीम बनाने के बाद सारे व्यक्तियों को लेकर के 2-3 गाड़ियों से उस सब्जी मंडी के पास पहुंचते हैं। गाड़ियों को सब्जी मंडी से आधा किलोमीटर पहले ही खड़ा कर दिया जाता है और जितने भी ड्रेस में होते हैं, जितने हथियार में और वर्दी में जितने भी सिपाही होते हैं, उन सबको वहीं गाड़ियों के साथ रोक लिया जाता है और जितने सिविल ड्रेस में होते हैं उन सारों को लेकर के और वहां से पैदल एसपी साहब सब्जी मंडी की तरफ चले जाते हैं। जितने भी वर्दी वाले होते हैं उनको कहा जाता है कि इस मंडी के थोड़े 100 मीटर की दूरी पर रह करके और इस मंडी को चारों तरफ से घेर लेना। कुछ भी हो सकता है। वो वर्दी वाले अपने हथियार के साथ मंडी से 100-200 मीटर पहले से उस मंडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सिविल ड्रेस वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको एसपी साहब समझाते हैं, कहते हैं कि आप लोग मंडी में घुसने के बाद जा करके और इधर उधर बिखरे हुए रहना, कोई सब्जी लेते हुए रहना, कोई किसी से बातें करते हुए रहना, कोई कुछ न कुछ इधर उधर करते हुए रहना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये पुलिस वाले हैं या ये कुछ करने के लिए आए हैं। मैं जाऊंगा और उससे बातें करूंगा। जो हमने इंडिकेशन बनाया हुआ है कि जैसे मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और उसको थप्पड़ लगाऊंगा, वैसे ही आप लोग समझ जाना कि अब एक्शन में आने का समय आ गया है। ये हम लोगों का एक इंडिकेशन होगा। और ये सब समझाने के बाद एसपी साहब चले जाते हैं। उनके साथ में जो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में होते हैं वो भी सब्जी मंडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं और इधर उधर कोई सब्जी की दुकान पर, कोई वहीं पर जो चाय की दुकान थी वहां पर बैठ जाते हैं, इधर उधर दूसरे लोगों से बातें करने लगते हैं और लेकिन उनका ध्यान एसपी साहब की तरफ ही होता है। एसपी साहब सीधे जाते हैं, एक दो व्यक्ति से पूछते हैं कि हाजी रहमान कहाँ मिलेंगे, हाजी रहमान कौन है। जिन व्यक्तियों से वो पूछते हैं वो व्यक्ति पहले ताज्जुब करते हैं, पहले इनको ऊपर से नीचे तक सरसरी नजर से देखते हैं, क्योंकि वो जिससे भी पूछ रहे थे वो सारे व्यक्ति हाजी रहमान के ही आदमी थे। उस मंडी के अंदर हाजी रहमान की तूती बोलती थी और उसके जो गुर्गे थे उस मंडी में इधर उधर घूमते रहते थे, लोगों को देखते रहते थे, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कौन से किसान क्या सामान लेकर आया है, उससे क्या चीजें लूटना है, क्या जीतना है, और ये सब चीजों में उसके आदमी लगे हुए होते हैं। और तभी ये एसपी साहब वहां पहुंचते हैं और उन्हीं में से एक दो व्यक्तियों से पूछते हैं। तो व्यक्ति पहले कहता है कि हाजी रहमान साहब से आपको किस लिए मिलना है, आप कहाँ से आए हैं। तो एसपी साहब बताते हैं, जो मुसलमान के भेष में थे वो टोपी पहने हुए थे और लुंगी कुर्ता पहन करके और भेष बदल करके वहां पर गए थे। बिल्कुल उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मुसलमान ही हैं। और एसपी साहब उनसे कहते हैं कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और इस व्यापार के लिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि हाजी रहमान साहब से कोई भी बिजनेस करने से पहले उनसे एक बार राय मशवरा ले लेना, क्योंकि वो बिजनेस के बहुत बड़े गुरु हैं। यहाँ पर इस एरिया में कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा बिजनेस करने से आपको फायदा होगा, उसके लिए हाजी रहमान साहब से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। मैं विदेश में काम करता था, विदेश में व्यापार करता था, काफी पैसा रुपया कमाया हूँ, मेरे पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हाजी रहमान साहब से मिल करके धंधा करूँ। जब वो व्यक्ति इतना सुनता है तो उनको लेकर के आता है और कहता है कि चलो हाजी रहमान साहब से मिलाता हूँ। वो हाजी रहमान के पास लेकर के आता है और कहता है कि ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। हाजी रहमान तुरंत बोलता है कि हाँ,
कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए मिलना चाहते हो? एसपी साहब कहते हैं कि हजूर, पहले दुआ सलाम किया जाता है और दुआ सलाम के बाद कहते हैं हजूर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार के बारे में मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे रुपए बहुत हैं, कोई अच्छा सा व्यापार कुछ मुझे बताइए जिसको मैं करूं। तो वो कहता है कि व्यापार तुम्हें करना है, तुम अपने मर्जी से सोचो। तभी एसपी साहब कहते हैं नहीं, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस करना है तो एक बार हाजी रहमान साहब से बात कर लेना, वो आपको सही ढंग से बताएंगे कौन सा बिजनेस यहाँ पर चलेगा। हाजी रहमान मुस्कुराता है और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है कि क्या बिजनेस करना चाहते हो, कर लो, सब्जियों का कर लो, फलों का कर लो, मीट मछलियों का कर लो, जो भी करना चाहते हो यहाँ पर बिजनेस कर लो, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें जो करना है, जितना तुम पैसा लगाना चाहते हो लगाओ और बिजनेस करो। तभी उसके साथ में वो कहता है कि लेकिन हाँ, इतना बात याद रखना, लेकिन इस मंडी के आसपास, इस मंडी में या इस शहर के आसपास कोई भी बिजनेस करता है तो उससे मेरा एक फिक्स अमाउंट का टैक्स है, मुझे तुमसे भी 1,000 रुपए हर दिन मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। जब एसपी साहब उसकी ये बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि 1,000 रुपए आपको किस चीज का टैक्स देना है? जब पैसे मैं लगाऊंगा, धंधा मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, तो 1,000 रुपए टैक्स आप किस चीज का मांग रहे हैं? हाजी रहमान कहता है कि तुमसे तो सिर्फ 1,000 मांग रहा हूं क्योंकि तुम नए हो, तुम बाहर से आए हुए हो। यहाँ पर जितने इस मंडी में किसी से भी पूछ लेना, बातें करके देख लो, जितने भी व्यापार कर रहे हैं सबसे 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार भी लेता हूं मैं। तुमसे तो 1,000 मांग रहा हूं, जैसे तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा और भी ज्यादा लूंगा। एसपी साहब कहते हैं कि मैं आपको एक पैसे भी नहीं दूंगा, आप मुझसे पैसा लेने वाले कौन हो? मैं मेहनत करूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, तो मैं अपना जितना मेहनत करूंगा मैं खुद कमाऊंगा, मैं किसी और को क्यों दूंगा? जब ये बातें वो सुनता है हाजी रहमान, तो गुस्से से तलबला जाता है और कहता है कि तू जहां पर खड़ा है, मेरे रहमो करम पर तू खड़ा है, 2 मिनट लगता है, तेरे पैरों को तेरे शरीर से जुदा कर दिया जाएगा, तुझे यहाँ पर बोटी बोटी काट करके 2 सेकंड के अंदर फेंकवा दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये यहाँ पर इस मंडी से लेकर के इस शहर के आसपास में जो भी चलता है, ये सब हाजी रहमान के इशारे पर चलता है। यहाँ का बाप, यहाँ का माई बाप, यहाँ का किंग, यहाँ जो कुछ भी समझ ले, यहाँ का सब कुछ हाजी रहमान है और इसी चीज का टैक्स लेता हूँ हर व्यक्ति से। तुम्हारी सुरक्षा का और तुम्हारे हर चीज का टैक्स है मेरा बंधा हुआ, हर लोगों से लेता हूँ और तुम्हें भी देना पड़ेगा। एसपी साहब जब ये सुनते हैं तो एसपी साहब भी लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई भी टैक्स नहीं दूंगा, तुम इस तरह से ज्यादती क्यों कर रहे हो किसानों से, गरीबों से, मजबूरों से, और तुम इस तरह से टैक्स लेकर के उनके पेट पर क्यों लात मार रहे हो? तो वो कहता है कि तेरी जुबान ज्यादा चल रही है, ये तेरी जुबान 2 मिनट के अंदर मैं अभी कटवा दूंगा। और वो खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जैसे ही होता है, एसपी साहब उसका बाजू पकड़ लेते हैं और बाजू पकड़ने के बाद एसपी साहब 2-3 थप्पड़ उसको जोर जोर से उसके गालों पर जड़ देते हैं। जैसे ही उसको थप्पड़ लगता है, उसके चेहरे लाल हो जाते हैं, वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और अपने लोगों को बुलाने लगता है, कहता है कि मारो इसको। लोग वहां पर उसके जो गुर्गे होते हैं इधर उधर से सारे भाग करके इकट्ठा होते हैं, एसपी साहब को घेरते हैं और एसपी साहब को पकड़ करके मारने की जैसे ही कोशिश करते हैं, जो पुलिस वाले इधर उधर सिविल ड्रेस में फैले हुए थे सारे भाग करके आते हैं और सारे गुर्गों को पकड़ करके और वहीं पर लात घूंसों से पिटाई शुरू हो जाता है। खूब बुरी तरह से पीटा जाता है, हाजी रहमान को भी पीटा जाता है और उसके गुर्गों को भी पीटा जाता है। तभी एसपी साहब अपने पैकेट में रखे हुए, अपने लुंगी के अंदर छुपाए हुए उस हथकड़ी को निकालते हैं। हाजी रहमान के हाथों में हथकड़ी लगा दिया जाता है। बाकी हर पुलिस वाला एक एक हथकड़ी लेकर के आया था, जितने भी उसके गुर्गे थे सबको हथकड़ी लगा दिया जाता है, सबको गाड़ी में लाद दिया जाता है और गाड़ी लेकर के उनको थाने में पहुंच जाती है। एसपी साहब और उसके साथ कुछ सिपाही होते हैं, इस हाजी रहमान को सब्जी मंडी से लेकर के और थाने तक घसीटते हुए रोड पर लेकर के जाते हैं। इसलिए लेकर के घसीटते हुए सबके सामने से पैदल लेकर जा रहे थे कि सब इसको देखें और सबके अंदर जो दिलों में, जो जेहन में इसका भय व्याप्त है, वो सारा भय निकल जाए। वहां पर जितने भी किसान थे, जितने भी मजदूर थे, जितने भी ठेकेदार थे, जितने भी व्यापारी थे, सब जब ये देखते हैं तो उनका दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है और कहने लगते हैं कि हाँ, इंसान हो और अफसर हो तो ऐसा हो, जाबाज, ऐसा जाबाज ऑफिसर हमने आज तक नहीं देखा, जिसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी और बड़े बड़े एमपी, एमएलए और मंत्रियों का जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ है,
जिनका जिसका रसूख यहाँ ही नहीं सिर्फ नेपाल तक फैला हुआ है। और इस व्यक्ति को हाथ लगाने वाला एसपी साहब ऐसा पहली बार हमने देखा है। ऐसा जाबाज अफसर हमने पहली बार देखा है। लोग तालियां बजाने लगते हैं, लोग खुश होने लगते हैं, और एसपी साहब घसीटते हुए उसको लात घूसे से मारते हुए और थाने में लेकर के जाते हैं। थाने में जैसे ही एसपी साहब पहुंचते हैं, फोन की घंटियां गड़गड़ाने लग जाती हैं। वहां पर एक दरोगा जब फोन को उठाता है तो उधर से सामने से आईजी साहब का फोन आ रहा होता है। आईजी साहब उसे कहते हैं, किसने पकड़ा हाजिर रहमान को, किसकी इतनी हिम्मत हो गई, क्या देखा तुम लोगों ने, क्या गलती उसने किया, क्यों पकड़ा तुम लोगों ने, तुम लोगों को अपने जान से मोह नहीं है। वो दरोगा कहता है कि मैंने नहीं पकड़ा साहब, इसको पकड़ने वाले एसपी साहब हैं, आप एसपी साहब से बात कर लीजिए। एसपी साहब को फोन दिया जाता है। आईजी कहता है कि एसपी को फोन दो। एसपी साहब फोन लेते हैं, कहते हैं कि हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। आईजी साहब कहते हैं कि तुमने हाजिर रहमान को क्यों पकड़ा। हाजिर रहमान एक ईमानदार और एक अच्छा व्यापारी है, वो व्यापार करता है, उसको किस जुर्म में तुमने पकड़ा है। तो एसपी साहब कहते हैं उसके जुर्म की लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसकी लंबी दास्तान है और सारे प्रूफ मेरे पास हैं, इसलिए मैंने पकड़ा है। ऐसे नहीं पकड़ा है, मैंने खाली हाथ नहीं पकड़ा है, सबसे पहले उसके प्रूफ जुटाए हैं मैंने, तब उसके ऊपर हाथ डाला है। वो एक दरिंदा है, एक कातिल है, वो एक बलात्कारी है, एक रेपिस्ट है, एक गुंडा है, एक मवाली है। जितनी भी मैं कहूंगा वो सारी चीजें कम है। आप इसको किस लिए बचाना चाहते हैं। तभी आईजी साहब कहते हैं कि उसे छोड़ दो, कोई भी उसके अंदर कोई भी क्राइम केस नहीं है, कोई भी उसके नाम पर एफआईआर नहीं है, वो बिल्कुल पाक साफ है। तभी एसपी साहब कहते हैं उसका एफआईआर तो आप लोग करने नहीं देते हो। उसका एफआईआर इसलिए नहीं लिखा गया आज तक क्योंकि आपका हाथ उसके सिर पर था, आपके जैसे बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ उसके सिर पर था, एमपी एमएलए का हाथ उसके सिर पर था, इसलिए कोई एफआईआर आज तक नहीं लिखा गया। अब आज मैं एफआईआर लिखूंगा और एक नहीं 1000 एफआईआर उसके नाम पर लिखूंगा और उसको कोर्ट में पेश करूंगा और उसको जीवन भर जेल में चढ़वाऊंगा, नहीं तो उसको फांसी पर चढ़वाऊंगा। जब ये बातें एसपी साहब कहते हैं तो उधर से आईजी साहब चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी का मोह नहीं है, तुम्हें अपने परिवार का मोह नहीं है, तुम जीना नहीं चाहते हो, एक ऐसे आदमी को क्यों पकड़ करके लाए, तुम्हें मैं सस्पेंड कर दूंगा, तुम्हें सर्विस से निकाल दूंगा, तुम रोड पर भीख मांगोगे। इस तरह से जब आईजी साहब कहते हैं तो एसपी साहब भी गर्म हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको जो भी उखाड़ना हो उखाड़ लेना, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक इसको मैं जेल नहीं भेजूंगा। दोस्तों इतना कहने के बाद एसपी साहब कॉल को कट कर देते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को बुलाते हैं, उस थाने वालों को बुलाते हैं और कहते हैं और पीटो इसको, इतना मारो कि ये उठने ना पाए। उसको खूब मारा जाता है, खूब पीटा जाता है, उसके जितने भी गुर्गे हैं उनको खूब पीटा जाता है, मारा जाता है। उनकी हालत जब खराब हो जाती है तो उसमें से जो उसके गुर्गे होते हैं कहते हैं साहब हम लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती इसी की है, हम लोग तो इसके चमचे हैं, हम लोग को 2 पैसे खिलाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं आप हमें जो भी गवाही, जहां भी गवाही दिलाना चाहेंगे हम इसके विपक्ष में गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम लोग की जान बकस दीजिए। एसपी साहब कहते हैं कि गवाही तो तुमसे दिलाया ही जाएगा, लेकिन अभी तो तुम्हें जेल में रहना होगा, जो तुम लोगों ने गलत काम किया उसका सजा तुम लोगों को भोगना पड़ेगा। उसके बाद हाजिर रहमान अभी भी चिल्ला रहा था, कहता है मुझे छोड़ दो, ये बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी खा जाऊंगा, तुम्हारे परिवार को खा जाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा शैतान हूं जिससे आज तक शहर का कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है। तुम एक मामूली से एसपी हो, ये आईजी डीआईजी एमपी एमएलए तो मेरे पैकेट में रहते हैं, तुम्हें मैं क्या करूंगा जो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे वो ये बात बोलता है एसपी साहब फिर से उस जेल के अंदर घुस जाते हैं और इतना उसको मारते हैं, लात घूसे से उसकी पिटाई इतना करते हैं कि वो जमीन पर गिर जाता है, अधमरा हो जाता है। और उसके ऊपर फिर एसपी साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं कि इसके ऊपर पानी छिड़कते रहो और मारते रहो, इसकी सांस सिर्फ आनी चाहिए, लेकिन इसको इतनी कुटाई होना चाहिए कि इसका रोआ रोआ कांप जाए कि ऐसा जुर्म, ऐसा पाप, ऐसा जघन्य अपराध जीवन में कभी ना करे। उसकी खूब पिटाई होती है। उसके बाद लगातार कभी आईजी डीआईजी कभी एमपी एमएलए का फोन आता रहता है, लोग एसपी साहब को परेशान करते रहते हैं, लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि मैंने प्रूफ के साथ इसको पकड़ा है और जब तक इसको कोर्ट में पेश नहीं कर दूंगा, कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं दे देगा तब तक मैं किसी को कहने पर नहीं मानूंगा। अगले दिन फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। उससे पहले जितने भी उसके गुर्गे थे सबका बयान ले लिया था एसपी साहब ने, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग करा लिया था, उसका फोटो ले लिया था और जो जो उन्होंने उनका बयान दिया था उसके विपक्ष में हाजिर रहमान के खिलाफ उसके गुर्गों ने सारा जो बयान दिया था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था। और उसके बाद जब कोर्ट में सारी चीजों को, जब गुर्गों को पेश किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम कोर्ट में अपना बयान बदलोगे
तो तुम्हारा पूरा रिकॉर्डिंग है, और उसके बाद बयान बदलने के बाद भी तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों को इसके साथ, इसको तो खत्म करूंगा ही, तुम लोगों को भी खत्म करूंगा। गुर्गे डर जाते हैं और कोर्ट में भी वो सारी चीजें, उसका जो हाजी रहमान का जो क्राइम फाइल था, सारी चीजें गुर्गे खोल देते हैं। सारी चीजें कोर्ट में जज साहब के सामने सुना दी जाती है। उसके बाद जज साहब हाजी रहमान को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। हाजी रहमान को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, बाकी जो गुर्गे होते हैं उनको किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, किसी को जो ज्यादा जघन्य अपराध किया होता है उसको 4 साल, किसी को 10 साल की सजा होती है। और उसके बाद उस शहर में एक शांति व्याप्त हो जाती है। शहर में एसपी साहब का बोलबाला हो जाता है। हर व्यक्ति एसपी साहब को प्यार करता है। उधर जब लोग एसपी साहब को इनवाइट करके और एसपी साहब के बारे में जब एसपी साहब को प्राइज वगैरह दिया जाता है, तो वहां पर टीवी पर उसके पिताजी गांव में बैठ करके एसपी साहब के देख रहे होते हैं। जब देखते हैं कि उनके बेटे का इतना मान मर्यादा बढ़ रहा है, लोग एसपी साहब को एसपी एसपी साहब कह करके चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा एसपी होना चाहिए। उनकी बहादुरी की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। तो उनके पिताजी भी, उनका भी सीना चौड़ा हो जाता है और वो भी खुश हो जाते हैं कि अगर पैदा किया मैंने तो एक शेर बेटा पैदा किया है। ऐसा ही बेटा हर इंसान का होना चाहिए। दोस्तों, उस शहर में एसपी साहब की तूती बोलने लग जाती है। हर व्यक्ति एसपी साहब को प्यार करने लग जाता है, क्योंकि उस शहर का जो सबसे बड़ा क्रिमिनल था, जो जघन्य अपराधी था, उसका खात्मा एसपी साहब ने कर दिया था। अब उस शहर में शांति व्याप्त हो गया था। हर तरह लोग खुशी से रह रहे थे। उन मंडियों में काफी ईमानदारी से काम होने लगा था। अपना किसान अपना सामान लेकर के आता था और उसका उचित रेट मिलता था। जो भी व्यापारी होते हैं अपना ईमानदारी से व्यापार करते हैं और जो भी उनका हक बनता है वो सारी चीजें मिलता है। एसपी साहब कई बार इधर उधर जाकर के दोबारा भी मंडी और व्यापार परिषद वगैरह का निरीक्षण करते रहते हैं और वो शहर काफी खुशी पूर्वक और काफी अच्छे से चल रहा होता है। आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो वहाँ के आईजी डीआईजी होते हैं उन सारों को सस्पेंड किया जाता है। जो इन चीजों में जिनकी मिली भगत होती है उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है और थोड़े दिनों के बाद जो एसपी साहब होते हैं उनको डीआईजी प्रमोट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से एक बहादुर एसपी साहब ने एक इतना बड़े क्राइम केस का पर्दाफाश किया और इस इतने बड़े जघन्य अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर से वो किशनगंज जिला आबाद हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।